गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का ये 6th लेक्चर है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लगभग पूरा चैप्टर होने आया है। 1-2 लेक्चर के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए प्रीवियस लेक्चर में हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था, उसके फार्मूलाज किए थे, उस पर एक न्यूमेरिकल भी किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे सीरीज और पैरेलल का फिर से, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अपन करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट हीट को किस तरह से इफेक्ट करता है। ओके, सो पहला क्वेश्चन है आज का। इन द गिवन फिगर R1 इज इक्वल टू 10 ओम, R2 इज 40 एंड R3 30, R4 20, R5 दे रखा है 60 ओम एंड अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट देख लीजिए, दे रखा है। 12 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है, की है की अमीटर वोल्ट मीटर, ये मैंने आपको कुछ बताया, ये सिर्फ समझाने के लिए लगा रखे होते हैं। इनका कोई सर्किट में सीरीज पैरेलल में कोई काम नहीं है, ठीक है। 2 रजिस्टर्स यहाँ लगा रखे हैं R1 R2 इस तरह से, और 3 रजिस्टर्स यहाँ लगा रखे हैं R3 R4 R5। इन सभी की वैल्यूज ऊपर गिवन है, ठीक है। आई करंट जा रही है, वो अपन को फाइंड करनी होगी। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड सेकेंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। 2 चीज़ें फाइंड करनी है। पहला इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, या फिर अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और दूसरा टोटल करंट फाइंड करनी है। अब पहले तो देखिए, ये 2 रजिस्टर इस तरह से लगे, ये 3 इस तरह से लगे, तो कौन सा कॉम्बिनेशन अप्लाई करें, ये बच्चों में यूजुअली जो कन्फ्यूजन होता है उसी पे बात करते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट R1 और R2 को देखिए, बाकी को आप भूल जाइए। R1 और R2 आपको किस में दिख रहे हैं? पैरेलल के अंदर। क्यों दिख रहे हैं पैरेलल के अंदर? क्योंकि पिछली बार मैंने आपको बताया पैरेलल का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, फिर से बात कर लेते हैं। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आप एक ही कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो अच्छे से, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर एक चीज़ पैरेलल में है तो वो सीरीज, अगर वो एक चीज़ पैरेलल में है, जैसे कि ये 2 रेजिस्टेंस, पैरेलल की क्या खासियत थी आपको बताई थी मैंने, कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंसेज 2 कांस्टेंट और फिक्स टर्मिनल के बीच में अटैच्ड हो, मतलब जैसे कि एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। अब देखिए, R1 रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल इस पॉइंट पे है और दूसरा टर्मिनल इस पॉइंट पे है। उसी तरह R2 रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल इस जगह पे है, दूसरा इस जगह पे। रेजिस्टेंस के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, ये मत सोचिए। ये वाला टर्मिनल दोनों बराबर है, मतलब R1 और R2 के दोनों टर्मिनल एक जगह पे है और बाकी दोनों टर्मिनल दूसरी जगह पे है, मतलब 2 फिक्स पॉइंट के बीच में है। तो हम कहेंगे कि ये गारंटी किसके अंदर है? पैरेलल के अंदर है। इसी तरह से इन तीनों को भी देख लीजिए, इन तीनों का भी ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तीनों के एक टर्मिनल एक पॉइंट पर है और तीनों की दूसरी टर्मिनल दूसरे पॉइंट पर है, तो ये भी डेफिनेटली किसमें है? पैरेलल के अंदर है। पैरेलल को आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। सीरीज को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि जब दोनों में करंट सेम जाता है। जैसे अब अपन क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, इसको अलग से निकालेंगे। R1 और R2 दो अगर पैरेलल में है तो उनका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, सही। और इसी तरह से R3 R4 R5 का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 1/R इक्विवेलेंट, इसको कुछ और नाम दे देंगे, डैश, इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, अलग अलग निकाल लेंगे। फिर क्या बनेगा कि ये पूरा हटके एक रेजिस्टेंस लग जाएगा, मतलब R1 और R2 का जो इक्विवेलेंट आया ना, वो एक रेजिस्टेंस बन गया। और उसी तरह से R3 R4 R5 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, मतलब इस रेजिस्टेंस की एक वैल्यू आएगी और इस रेजिस्टेंस की एक वैल्यू आएगी। फिर सर्किट किस तरह से बनेगा देखिए, इस तरह से जो भी R डैश की वैल्यू आई वो अपन ने लिख ली और एक रेजिस्टेंस R ये वाला है। अब देखिए ध्यान से, करंट ऐसे जा रहा है। अब करंट R डैश से लेकर R डबल डैश के अंदर सेम करंट जा रहा है ना, कोई अदर पाथ नहीं है, करंट के पास और कोई रास्ता नहीं है, कहीं भी और जाने का रास्ता नहीं, तो ये डेफिनेटली किस में? सीरीज के अंदर है। पहले क्वेश्चन का मॉडल समझ में आया आपको, किस तरह लॉजिक करना है, ठीक है। अब कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो पूरा कर लेते हैं। तो हमने R1 और R2 का जो रेजिस्टेंस है उसको R डैश माना है, उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या माना है? R डैश माना है। रजिस्टर R1 और R2 आर इन पैरेलल, दिख रहे हैं अपन को, R1 R2 पैरेलल के अंदर है। सो R इक्विवेलेंट, R डैश क्या माना है? इन दोनों का इक्विवेलेंट, तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। R1 की वैल्यू 10 है, R2 की वैल्यू 40 है। दोनों को अपने एलसीएम ले लिया, 40 आया, 4 + 1 5/40। एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को, मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली 10th के सारे बच्चों से, कि अगर आप लोगों की
बेसिक मैथ्स या बेसिक फिजिक्स वीक है तो प्लीज़ उसको अच्छे से कर लें, क्योंकि बेसिक मैथ्स अगर आपकी वीक रहेगी तो आगे आपको मैथ्स में बहुत तकलीफ आने वाली है। उसके लिए आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। 9th क्लास तक जो भी आपने स्टडी की है उसको फिर से रिवाइज करते रहें। मैथ्स के लिए भी एलसीएम वगैरह की चीज़ें, ये बेसिक मैथ्स आप ज़रूर सीख लें, ठीक है। नहीं आए तो प्लीज़ पूछ लीजिए। तो R1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 40/5 इज इक्वल टू 8 ओम। ओके, तो 8 ओम क्या आया, ये दोनों रेजिस्टेंस हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊंगा, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 ओम। बात समझ में आ रही है आपको। तो इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा लिया। नया सर्किट ऐसे बनेगा, बहुत बड़ा सर्किट होता है, उसको अपन रिजॉल्व करके धीरे धीरे मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो एक बड़ा सर्किट दे रखा है, उसमें सीरीज पैरेलल करते करते बहुत सारे सर्किट डायग्राम बनते हैं और अपने आप चीज़ें सॉल्व होती जाती है, ठीक है। उसी तरह से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा, अब इन 3 रजिस्टेंसेज को पहले ले लेते हैं, इन 3 को। रजिस्टर्स R3, R4 और R5 आर इन पैरेलल अगेन, तो 1/R डबल डैश। अब इन तीनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को R डबल डैश नाम दे देते हैं। तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। R3 की वैल्यू 30 है, R4 की वैल्यू 20 है और R5 की वैल्यू 60 है। दे रखी क्वेश्चन में गिवन है, सभी की वैल्यू पुट कर ली, एलसीएम लिया और सॉल्यूशन आगे कितना आया, 10 ओम। मतलब कि इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के अगर 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वो सर्किट को डील कर जाएगा। अब आप पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब समझिए बेटा, कि ये 2 रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाला उसका मतलब ये है, और इस तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट निकाला उसका मतलब ये है कि इन तीनों की जगह वो एक लगाएंगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इन दोनों की जगह अगर 8 ओम का लगाएंगे तो भी काम चल जाएगा। तो नया सर्किट किस तरह से बनेगा, बाकी चीजें तो ऐसे कैसे, 12 वोल्ट की बैटरी ऐसे कैसे, अमीटर वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ा कि यहाँ पे थी मैंने हटा दी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 8 का, और दूसरा कितना है, 10 का। अब ये दोनों इस तरह से लगे। अब देखिए ध्यान से, ये दोनों के अंदर एक ही पाथ है, एक ही रास्ता है करंट के जाने का, तो डेफिनेटली ये दोनों सीरीज में है। तो 2 रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, डायरेक्टली ऐड कर देना है, R डैश प्लस R डबल डैश। तो इक्विवेलेंट सर्किट का क्या आएगा, R equivalent is equal to, now R resistance R dash and R double dash are in series। ये चीज़ें आपको बोर्ड में प्रोसीजर वाइज लिखेंगे ना बेटा तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। चीज़ों को जितना अच्छा हो सकता है एलिब्रेट करके लिखा करें ताकि आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स मिले, ठीक है। R equivalent कितना आया, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, R डैश प्लस R डबल डैश, दोनों को ऐड किया, कितना आया, 18 ओम। तो हमारा रेजिस्टेंस पहला ए पार्ट कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 18 ओम। ओके, अब अपने को पूछा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। सिंपल सी बात है, अपने पास में टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का, टोटल वोल्टेज दे रखा है, तो करंट कैसे निकालेंगे, I इज इक्वल टू V बाय R। सही बात, तो I इज इक्वल टू V बाय R। R अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये सर्किट की टोटल करंट है, ध्यान दे प्लीज, ये मैं इंडिविजुअल करंट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं सर्किट की टोटल करंट निकाल रहा हूँ। अब सर्किट की टोटल करंट निकालनी है तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए और सर्किट का टोटल वोल्टेज चाहिए, दोनों हमारे पास में है। तो करंट क्या आ जाएगी, V बाय R। सो करंट विल बी 12/18 0.67 एम्पियर। क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग कर लेंगे। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। नया टॉपिक आज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ चीजें समझते हैं। देखिए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है। अब देखिए कि जैसे हम घर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑपरेट करते हैं तो अगर कंटिन्यूसली उसको अपन ऑन रखते हैं तो कुछ टाइम बाद वो हीट हो जाता है। सपोज फैन की बात करें, ट्यूबलाइट की बात करें, किसी CFL बल्ब वगैरह की बात करें, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ज़्यादा देर अगर अपन उसको कंटिन्यूसली ऑपरेट करते हैं तो वो हीट हो जाता है, ठीक है। तो ये हीट कहाँ से आती है, इसका मतलब क्या, तो पहले समझिए। अब हमने पहले ही बात कर रखी है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो बैटरी होती है वो उसका एनर्जी सोर्स होता है, अपन ने पहले भी काफ़ी बार बात की। तो बैटरी जो होता है वो एक पूरे सर्किट का एनर्जी सोर्स, वो उस पूरे सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। अब वो एनर्जी कहाँ कहाँ जा रही है, किन किन पार्ट्स के अंदर जा रही है। तो पहला तो ये कि वो जो एनर्जी बैटरी दे रही है वो उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को उसका यूजफुल वर्क करवाने में जा रही है। सपोज फैन है, अब फैन का काम क्या, घूमना है भाई, तो उसको घुमाने के लिए जो वर्क डन करना है तो वो एनर्जी, कुछ पार्ट एनर्जी का तो वहाँ कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट कहाँ जाता है, तो दूसरा पार्ट हीट के फॉर्म में चला जाता है। हीट के फॉर्म में आप बोले तो वेस्ट हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल फैन है, ट्यूबलाइट है, इनकी फॉर्म में तो ये वेस्ट ही हो रहा है क्योंकि इनके लिए हमको हीट चाहिए नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारा पंखा गर्म हो, क्या हम चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हमारी ट्यूबलाइट गर्म हो। लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये जो हीट की, जो अपन कह सकते हैं एक तरह से जो बुराई है ना, इसको हम यूज में लेते हैं।
कौन कौन से? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर। देखे है ना आपने, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो करवा रहे हैं, वो आयरन जो है वो हीट हो रहा है, वो जितना ज़्यादा हीट होगा उतनी अच्छी आयरन होगी कि नहीं होगी। इसलिए कुछ अप्लायंसेज के लिए हीट बुरा ही कहा जा सकता है, लेकिन उसी हीट को हम यूजफुल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हीटर और इनमें आयरन वगैरह में। ठीक है, वही मतलब होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, सो थ्योरेटिकल कैसे है? अ बैटरी और अ सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, अ पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड इट्स इनटू यूजफुल वर्क। मतलब उस एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो यूजफुल वर्क के अंदर चला जाता है, और वो कौन सा? जैसे कि लाइक इन रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन को रोटेट करने में। एंड रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंडेड इन हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट। वी ऑफन ऑब्जर्व दिस इन आर एवरीडे लाइफ। और जो बाकी रेस्ट का जो पार्ट है एनर्जी का, वो उस गैजेट की या उस इक्विपमेंट की हीट को या टेम्परेचर को इंक्रीज करने में चला जाता है। ठीक है ना, एनर्जी है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जितने पार्ट के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। आगे, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, ये डेफिनेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, ध्यान से पढ़ें। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टेंस या resistors only connected to a battery, the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat. This is known as heating effect of electric current. पहले तो दो वर्ड की यहाँ बात कर लेता हूँ। पहला है प्योरली रेजिस्टिव और दूसरा है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब ये होता है कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंसेस है, और दो तरह के कंपोनेंट आप आगे जाके पढ़ेंगे हायर क्लासेस के अंदर, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। हम अभी रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो चीज़ें क्या होती है बाद में बात करेंगे। रेजिस्टेंस प्योरली का मतलब है कि एक ऐसे अप्लायंसेस से बना हुआ या ऐसे इक्विपमेंट से बना हुआ सर्किट है जिसके अंदर सिर्फ ऐसे ही अप्लायंसेज है जो हीट को एब्जॉर्व करते हैं या हीट को डिसिपेट करते हैं, ऐसे ही अप्लायंसेज उसके अंदर है, उसको बोलते हैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो अगर एक ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके अंदर सारे रेजिस्टेंस कंपोनेंट, रेजिस्टिव कंपोनेंट्स हैं, या फिर यूँ बोले कि कॉम्बिनेशन या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस ही कनेक्टेड हैं, तो वो जो बैटरी जो सोर्स एनर्जी है वो कंटिन्यूसली हीट को डिसिपेट करती है। ठीक है, इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सही, जैसे कि मैं आपको बेसिक सिंपल तरीके से समझाऊं बेटा, अगर तो आप एक बैटरी से एक सिल्वर के वायर को कनेक्ट कीजिए, थोड़ी देर उसको चालू रखिए, उसको निकाल लीजिए सिल्वर के वायर को, अब उसकी जगह आयरन के वायर को कनेक्ट कीजिए और सेम टाइम के लिए उसको ऑपरेट कीजिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सिल्वर का वायर था वो ज़्यादा हीट नहीं हुआ, लेकिन आयरन वाला ज़्यादा हीट होता है। क्यों? क्योंकि आयरन की प्रॉपर्टी है कि वो एक प्योरली रेजिस्टिव, मतलब उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो वो करंट को अपोज करता है। करंट को अपोज करेगा तो क्या करेगा, वो उस अप्लायंसेस की हीट को इंक्रीज करेगा। इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, दिस इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेज सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह वगैरह। ठीक है ना, अब इस इलेक्ट्रिक हीट को, जो कि बुराई है, उसको हम किन किन जगह पे काम में लेते हैं? हीटर के अंदर। भाई हीटर को तो गर्म ही करना होता है ना बेटा, और इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह इनको गर्म करना, इसलिए उनमें ये जो अपन कह सकते हैं ऑड है, उसको हम इसमें काम में लेते हैं। ठीक है, अब थ्योरेटिकल के बाद इसका न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे आता है, मतलब उसको कैसे क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व करें। सो देखिए, कंसिडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक करंट आई है जो रेजिस्टेंस आर के थ्रू जा रही है। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी बी। ये थ्योरी की फॉर्म में लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है। ये करंट आई फ्लो हो रही है एक रेजिस्टेंस के अंदर जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। टी टाइम के लिए उसके अंदर वो क्यू चार्ज फ्लो करवा रहा है। ठीक है, तो क्यू चार्ज फ्लो करवा रहा है, तो आपने पढ़ा है वोल्टेज की डेफिनेशन क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब एक चार्ज को एक प्लेस से दूसरी जगह पे ले जाने में किया गया काम, तो W बाई क्यू। सो अगर मेरे को W निकालना है तो क्या होगा, Q इंटू वी। सो वर्क डन क्या आएगा, Q इंटू वी। देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू V इंटू क्यू। तो सोर्स कितनी एनर्जी सप्लाई कर रहा है, इज इक्वल टू V इंटू क्यू। देखिए बिल्कुल यहाँ देखिए बेटा, W इज इक्वल टू लिखा है V इंटू क्यू, और अगली लाइन में मैं ये भी बोल रहा हूँ कि एनर्जी भी कितनी होगी, V इंटू क्यू होगी। अच्छा, ये कैसे? तो याद कीजिए, अपन ने 9th के अंदर पढ़ा है
काइनेमेटिक्स के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर अपन ने पढ़ा है कि एनर्जी और वर्क एक दूसरे के नियर बाय इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के लगभग आप बराबर मान सकते हैं। इन दोनों की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, याद है सभी को, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को कभी कभी ऐसा मानते हैं कि ये दोनों एक ही चीज इक्विवेलेंट है, ठीक है ना, हालांकि है नहीं, लेकिन हम इन दोनों को इक्विवेलेंट मानते हैं और इनकी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम फॉर्मूले से रिलेट करते हैं, मतलब जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वो एनर्जी का होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं, क्योंकि जो वर्क डन किया गया वो एनर्जी के द्वारा ही तो किया गया। तो E बराबर भी हम क्या कह सकते हैं? V इंटू क्यू कह सकते हैं। अब याद कीजिए पावर क्या होता था? पावर क्या होता था? रेट टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की रेट को हम क्या कहते थे? पावर कहते थे। मतलब पावर क्या होता था? W/T। तो अगर मेरे को W निकालना है तो W विल बी P इंटू टी, सही है कि नहीं? और अभी हमने बोला है कि W और E बराबर है, तो एनर्जी भी क्या होगा? पावर इंटू टाइम। बात समझ में आ रही है? मतलब एक वायर के अंदर अगर T टाइम के लिए P पावर फ्लो हो रहा है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी उस वायर की? P इंटू टी। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई एनर्जी इक्वल टू V इंटू क्यू इन टाइम T, हैंस P इज इक्वल टू V इंटू क्यू डिवाइड बाई T। क्यों? क्योंकि P का फॉर्मूला क्या होता है? W/T। W की वैल्यू अपन अभी निकाली V/Q, V इंटू क्यू, तो यहाँ वैल्यू पुट कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए Q/T क्या होता है? करंट, याद है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होता है, तो Q/T क्या है? करंट है। तो Q/T की जगह हमने क्या लिख लिया? पावर I लिख लिया। तो ये पावर का सबसे इंपॉर्टेंट पहला फॉर्मूला है। जैसे वोल्टेज का होता है ना V इज इक्वल टू IR, वैसे ही पावर का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? V इंटू I। अब मैं आप लोगों को पूछता हूँ एक बेसिक क्वेश्चन जो मैं हमेशा से पूछता हूँ, किसी भी क्लास के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करवाने से पहला क्वेश्चन यही है कि भाई घर के अंदर करंट आता है कि वोल्टेज आता है? कोई बच्चा खड़ा होकर बोलता है सर करंट आता है, कोई कहता है वोल्टेज आता है। बेटा ना तो करंट आता है ना वोल्टेज आता है, थ्रू आउट एग्जैक्टली कुछ भी नहीं आता है, इन दोनों में से कोई इंडिविजुअल नहीं आता है। घर में क्या आता है बेटा? पावर आती है। क्या आती है? पावर। मतलब घर में वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लीकेशन आता है, आप उन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही ना? तो आपको कोई पूछे घर में क्या आ रहा है? वोल्टेज आ रहा है, करंट आ रहा है, घर में आप बोलोगे सर पावर आ रहा है, वोल्टेज इंटू करंट आ रही है, ठीक है। तो ये पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। बेसिक बेसिक चीजें आप लोग याद रखते जाएं, समझते जाएं, जो हमारा रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ है उससे रिलेट करके चीजों को समझे बेटा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू VI क्या शो करता है कि जो पावर है वो वोल्टेज इंटू करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है, और यही पावर हमारे घर के अंदर आती है। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की अलग अलग पावर होती है और वो उसी के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है। नेक्स्ट है द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम T इज। तो एनर्जी कितनी होगी? अभी पता किया अपन ने, P इंटू टी एनर्जी होगी। मतलब T टाइम के लिए अगर कुछ पावर फ्लो हो रही है तो उस एनर्जी कितनी होगी? P इंटू टी। अब ये एनर्जी ही अभी जैसे कि मैंने बल्ब ऑन किया तो बल्ब एक तो क्या हो रहा है? लाइट को ग्लो करने में काम में आ रहा है, और दूसरा बची हुई जो उसकी एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में वो गर्म कर दे रहा है ना, तो वो एनर्जी को हम यहाँ पर हीट कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम हीट ही पढ़ रहे हैं और हीट ही हमको चाहिए। तो हीट एनर्जी वो एनर्जी जो है वो हीट ही एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्म ही तो है एक हीट। तो हीट एनर्जी बराबर क्या हो जाएगी? वो भी P इंटू टी हो जाएगी। तो H मतलब हीट एनर्जी। H क्या इंडिकेट करता है बेटा? हीट एनर्जी। हीट एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? VIT। मतलब P इंटू टी, P की वैल्यू क्या है? V इंटू I इंटू टी। अब यहां पर हीट के 3 फॉर्मूले आते हैं। पहला आता है VIT, एक ही फॉर्मूला है, देखो बेटा एक ही फॉर्मूला है, लेकिन आपको उसको एक से दूसरा बनाना आना चाहिए, उसमें है कुछ नहीं। ओम्स लॉ के लॉ जानते हो, V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब पहला फॉर्मूला H इज इक्वल टू VIT, मतलब पावर इंटू टाइम। ये पावर है और ये टाइम है। मतलब किसी अप्लायंसेस के अंदर आपको बोले हीट निकालिए, उस पर वोल्टेज 20 वोल्ट है, करंट 2 एम्पियर की फ्लो कर रही है 5 सेकंड के लिए, तो इसकी वैल्यू 5 सेकंड हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 एम्पियर हो जाएगी, इसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देना आंसर आ जाएगा। अब इससे ये कैसे आया? तो देखिए I हटा देना है। अब ये फॉर्मूला कब काम मिलेंगे? सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, तो ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम दे रखा है, रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? करंट को एलिमिनेट कर देंगे। अब करंट को हटाना है तो करंट बराबर क्या होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस I की जगह रखेंगे, समझ रहे हो? तो V इंटू वी क्या हो जाएगा? V स्क्वायर डिवाइड बाई I R इंटू टी। उसी तरह से अगर वोल्टेज को मैं हटा दूं यहाँ से तो I इंटू आर, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा? I स्क्वायर और आर टी। तो यहाँ हीट के 3 फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह से पावर के भी 3 फॉर्मूले होते हैं। पावर का पहला फॉर्मूला होता है V इंटू आई, पावर का पहला फॉर्मूला होता है V इंटू आई। दूसरा फॉर्मूला पावर का यहाँ से आता है, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय आर।
सही। और तीसरा फॉर्मूला यहाँ से आता है पावर का, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू आर। ये तीन पावर के फॉर्मूले हैं। एक ही फॉर्मूला आप याद रखें बेटा, कोई भी एक फॉर्मूला आप याद रखें, और जब हमको हीट निकालनी तो हम क्या करते हैं, पावर से टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूले धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, आ जाए न्यूमेरिकल पर। चलिए एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। उससे पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले एक छोटा सा लॉ आता है बोर्ड के अंदर, 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये जो आपको आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला दिख रहा है ना बेटा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ। और उसको स्टेटमेंट के तौर पर मैं आपको समझा देता हूं कैसे होता है। देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है, थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है इसको, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। द लॉ इम्प्लाइज दैट हीट प्रोड्यूस इन अ रजिस्टर इज। अब देखिए, ये इसका फॉर्मूला है। आप बिल्कुल भी थ्योरी आपको नहीं याद रहे तो आप इस फॉर्मूले को याद रखें। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी किसका फॉर्मूला होता है, जूल्स लॉ का। इसी को जूल्स लॉ बोलते हैं। अब इसी को लैंग्वेज में लिखा है कि भाई आई स्क्वायर मतलब कि हीट जो होती है वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। वही पहला पॉइंट लिखा है, हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस। मतलब हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रही है उसके स्क्वायर के। दूसरा देखिए, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल भी है ना, H प्रोपोर्शनल टू R भी तो है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट, सॉरी करंट, तो H प्रोपोर्शनल टू R। और तीसरा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज टू द रेजिस्टेंस। और जितने टाइम के लिए करंट रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है उसके भी प्रोपोर्शनल होता है। कुल मिला के H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। अगर पूछता है 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको आप लिख लीजिए, थोड़ा और भी कुछ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं, सिंपल जो बुक में दे रखे हैं। पहला एग्जांपल, एन इलेक्ट्रिकल आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 440 वॉट। एक चीज हमने मिस कर दी, वॉट दिख रहा है, W, ये पावर की यूनिट होती है। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, WA। ठीक है, इसको सिर्फ W से हम लिखते हैं। ये पावर की SI यूनिट होती है। जैसे वर्क और एनर्जी की क्या होती है, जूल होती है ना, वैसे ही पावर की SI यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 480 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट। मतलब कि एक इलेक्ट्रिक आयरन को कुछ एनर्जी देगी, कितनी, 480 वोल्ट की, तो वो अपनी मैक्सिमम रेट पे हीट कर रहा है। एंड 360 वोल्ट व्हेन हीटिंग इज मिनिमम। 360 वोल्ट वो मिनिमम, जब उसको हीट कर रहे हैं तो वो मिनिमम एनर्जी कितनी दे रहा है, सॉरी पावर कितनी दे रहा है, इतनी। अगर दोनों केस के अंदर जानते हैं वोल्टेज वही होगा, तो वोल्टेज इज 220 वोल्ट। ठीक है, सभी क्वेश्चन में लगभग आपको यही मिलेगा। व्हाट इज द करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ ईच केस। अब पहला अपन को ये देखना है कि जब 480 वोल्ट पे वो ऑपरेट कर रहा है और वोल्टेज कितना है, इतना 220, तो करंट कितना होगा। उसी तरह से दूसरे केस में देखेंगे कि वोल्टेज इतना है, पावर इतना है और वोल्टेज इतना है, तो करंट कितना होगा। फर्स्ट केस देखिए,